आज तक उन्होंने जिला नहीं बनने दिया, आज तक उन्होंने आदिवासी भाई को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं देने दिया। वो यही चाहते हैं, उनकी मंशा यही है कि आदिवासी भाई जंगलों में फल फूल खाएं, लकड़ी बीने और हमको वोट दें। किसी भी तरीके से आप देखिएगा तो आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मजाक उड़ाया है। तो उनके बस्ती में जाएंगे तो एक टोपा लगा लेंगे, थोड़े नाच गा लेंगे, बस हो गया। आज तक उन्होंने आदिवासियों के लिए कोई स्कीम लाया नहीं। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी साहब स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम सिंगरौली की बात डिजिटल सिंगरौली के साथ में। श्री गिरीश जी, डिजिटल सिंगरौली के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह परियोजना अडानी समूह को आवंटित की गई है, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। क्या आवंटन प्रक्रिया में सभी पारदर्शिता मानकों का पालन किया गया है? आप उन आलोचकों को क्या जवाब देंगे जो इसे पूंजीपतियों के पक्ष में उठाया गया कदम बताते हैं? देखिए, ये तो एक अडानी को जवाब देने वाली बात है कि भाई उन्होंने नाम्स का फॉलो किया ही नहीं, लेकिन जो तथ्य हमारे सामने उपलब्ध है, जो हमने खोज करके लाया हुआ है, उसको देखने से लगता है कि ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये कंपनी आगे बढ़ी है। हालांकि मैं आज तक किसी कंपनी की किसी एम्प्लॉय से नहीं मिला हूँ, न मैं किसी को जानता हूँ, न मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा डिजिटल इंडिया के साथ एक आपसी सहमति है कि वर्तमान समय के जितने भी ज्वलंत मुद्दे रहेंगे हम उसको लेकर के आएंगे और सही फैक्ट रखेंगे, और आधे सेकंड, 1 सेकंड, आधे मिनट या 20 सेकंड का क्लिप नहीं चलाएंगे। हमारे विधिवत विस्तार पूर्वक बातचीत होगा ताकि हमारी जनता को सारे तथ्य एक तरीके से वो देखें और समझ पाएँ, वो डिसीजन ले पाएँ कि हाँ भाई कौन क्या सही बोल रहा है और कौन क्या गलत बोल रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि हाँ सही बात है। और जो आपने बोला पूंजीपति वाली बात, मैं आपको बता दूं, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और जितने भी परियोजना आएगी वो पूंजीपति लोग ही उनके ही माध्यम से काम होगा। पूंजीपति हमारे देश के क्या है, पिलर है। वो बड़े बड़ी परियोजना ले आते हैं, देश के विकास होता है, वो टैक्स भरते हैं। वो कितने तरह के टैक्स भरते हैं उसको भी हमको देखना है। दूसरी बात मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जब कोई विदेश की कंपनी आती है तो बड़ी खुश हो जाती है। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी को विदेशी पूंजीपतियों से क्यों इतना लगाव है, और अपने देश में काम कर रहे प्रतिष्ठित पूंजीपतियों से क्यों उनको इतना एलर्जी है। ये अगर आज जो प्रोजेक्ट अडानी का नहीं होता तो ये कांग्रेस क्यों तक नहीं बोलती। इसके पहले जितने भी प्रोजेक्ट आए कांग्रेस ने कोई विरोध किया है? महान कोल आ रहा था, कांग्रेस प्रोजेक्ट ने विरोध किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोरवा में 50,000 घर उजड़ रहे हैं और कितने पेड़ कटेंगे। 50,000 घर उजड़ रहे हैं, पेड़ कितने कटेंगे, कितने वहाँ आदिवासी हैं, कितने वहाँ ओबीसी हैं, कितने वहाँ शेड्यूल ट्राइब हैं, सारे लोग हैं। कांग्रेस के कोई नेता गया वहाँ लड़ने के लिए? 5 मिलियन टन के लिए यहाँ हाय तौबा मचाए हुए हैं। 140 मिलियन टन का कोयला वहाँ निकलता है। इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर नहीं आया है। तो ये दोहरा जो मानचरित्र है, इस बात पे आपत्ति, इस बात को जनता को बताना है कि 5 मिलियन टन क्या होता है। वो भी 5 मिलियन टन अभी नहीं शुरू होगा, पहले आधा मिलियन टन निकलेगा, फिर 1 मिलियन टन में धीरे धीरे आगे जाएगा। तो ये तो एक मेरे हिसाब से हास्यास्पद बात हो जा रही है जो इतना हाय तौबा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी को ये जैसे मैंने निकाल के तथ्य पढ़ा, उनको भी निकाल करके पढ़ना चाहिए था, लेकिन उनको तो झूठ बोलना है, ये जनता में भ्रम पैदा करना है। भाई आप क्या फैक्ट फाइंडिंग करने आए हैं? आप तो, आपको ऊपर से बोल दिया गया, आपने आया और अपना काम किया, आप कोई फैक्ट निकाले ही नहीं। अब वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कोई लोक सुनवाई हुई नहीं है। आप देखिए, मीडिया हाउस के प्रतिष्ठित 30-40 पेपर ये मेरे पास है, सबने निकाला हुआ है। 4 मई को लोक सुनवाई हुई थी लुंगाडोल बासी बिरदा गांव में, और पूरा बाकायदे टेंट लगा के उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। पूरा मीडिया हाउस के लोग बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया के लोग हैं उस जन सुनवाई में बैठे हुए थे। तो ये प्रोपेगेंडा, ये दुष्प्रचार करना कि लोक सुनवाई नहीं हुई थी, कोई नाम से नहीं फॉलो हुआ है, ये फैक्ट एकदम गलत है और इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मेरे पास पूरा प्रूफ है कि बाकायदे लोक सुनवाई हुई और बड़े स्तर पे लोक सुनवाई हुई, जिसमें डिसीजन लिया गया है कि दूसरे जिले में तो हम फॉरेस्ट का डेवलप करेंगे ही करेंगे, पैरेलली इस जिले में भी महत्वपूर्ण जिस तरह के पेड़ हैं, जो वन औषधियाँ हैं, उनको हम डेवलप करेंगे। बाकायदा वो एक नर्सरी डेवलप करेंगे, उस नर्सरी में पौधे उगाए जाएंगे, उस पौधों को लगाया जाएगा, सारा पर्यावरण का नाम फॉलो किया जाएगा। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है। क्या इस परियोजना को शुरू करने से पहले वन अधिकार अधिनियम
2006 के तहत और पंचायत उपवन अधिनियम पेशा 1996 कानून के तहत आदिवासियों की ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति ली गई है। देखिए, ये मुद्दा कौन उठा रहा है? ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कांग्रेस पार्टी को पहले देखना चाहिए कि आदिवासियों की संख्या कहाँ पे कितनी है, कहाँ पे घना जंगल है, कहाँ पेशा एक्ट लाया जाएगा। पहले वो तब तक तो वो सोते रहते हैं, उनको कोई पता नहीं है। अरे ये तो निश्चित एकदम क्लियर बात है, एकदम पारदर्शिता की बात है भाई, वहाँ पैसा एक्ट नहीं है इसीलिए तो वहाँ परियोजना आ रही है। अगर पैसा एक्ट होता तो परियोजना नहीं आती। तो कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है। कांग्रेस आदिवासियों की शुभचिंतक नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 60 साल उन्होंने राज्य किया, उसके बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 85 करोड़ लोगों को अन्न देना पड़ रहा है महीने भर का। तो ये किसकी देन है? ये विरासत में कौन दे के गया है? अगर कांग्रेस पार्टी गरीबों की हितैषी रही होती तो ये 85 करोड़ लोगों को अन्न देने की जरूरत पड़ती। तो उनकी कथनी करनी में बहुत ही अंतर है। वो क्या करते हैं, उनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, कभी मछली पकड़ते हैं, कभी अटैची सर पे बन के पुली बन जाते हैं, कभी धान लगाते हैं। ये नाटक नौटंकी उनका चलते रहता है। अरे एक आदमी को इतना नहीं पता है कि बिहार चुनाव में जब उनसे जीते हुए विधायक मिलने गए तो बोले सारे को बुला लो। 6 विधायक एक सीट पे बैठ गए तो बोले अरे पूरे जितने जीते हैं सारे लोगों को बुला लो। एक ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी जिसको ये नहीं पता है कि बिहार में हमारे कितने विधायक जीते हुए हैं, वो बार बार बोल रहे हैं और लोगों को बुला लो। उनको लग रहा है जैसे 100-200 लोग जीते हुए हैं, 50 लोग जीते हुए हैं। मात्र 6 लोग जीते हुए थे वहां पे, वो भी जिनकी अपनी प्रतिष्ठा थी। वो राहुल गांधी के गुडविल पे नहीं, जहाँ राहुल गांधी के वहां पूरी पार्टी हार गई। तो ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को, जो कि केवल 2-3 अच्छे उद्योगपति जो भारत में विकास का सहयोग दे रहे हैं, उनके पीछे पड़ना, उनके प्रोजेक्ट को बाधित करना और विदेशी उद्योगपतियों के सहारे काम करना, ये बताइए जॉर्ज सोरोस से उनको मिलने की क्या जरूरत रहती है? वो बार बार जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। अभी मैं बताऊं, कांग्रेस शासन काल में एंडरसन कांड, भोपाल गैस कांड हुआ था। उस एंडरसन को कांग्रेस पार्टी ने भगा दिया। वो कहाँ से वो लोगों के हितैषी हैं, कहाँ वो आदिवासियों के हितैषी हैं? एक कंपनी आज तो ये 5 मिलियन टन की आ रही है प्रोजेक्ट और फिजिबल है, चल रही है। इसके पहले कांग्रेस शासन में एक इनरान कंपनी आई थी, उसको इन्होंने जो जिस नाम पे दिया था वो उसने 1 यूनिट बिजली नहीं उत्पादन की और 36,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन लेके चली गई। ये कांग्रेस का शासनकाल है। आप पढ़ लीजिए, कोई भी दर्शक हमारा पढ़ ले इनरान कंपनी की हिस्ट्री, तो उसमें उसको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने उसको गिफ्ट में 36,000 करोड़ रुपया दे दिया कंपनसेशन के नाम पे। आज क्या है? आज अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का, हमारे जितने भी कुमार मंगलम का, जितने भी हैं उद्योगपति, उनका देश वो टैक्स देते हैं। वो 10-10 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। तो अगर आप उद्योगपति को पूर्वाग्रह से होकर के उनके प्रोजेक्ट को बाधित करेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे। हमारी सरकार है कि इन्वेस्टर मीट, बड़े बड़े मीट आयोजित कर रही है। किस लिए कर रही है? इसीलिए नहीं कि भाई बड़े बड़े उद्योगपति आए और अपना उद्योग लगाए, ताकि हमारा जो विकास का है, अभी हमारी विकास दर विश्व में सबसे ज्यादा है, 8% है। यही राहुल गांधी चिल्ला के बोल रहे थे कि डेड इकॉनमी है इंडिया की। शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए किसी नेता को जो अपने देश में रहता है और अपने देश के इकॉनमी को बोलता है कि ये डेड इकॉनमी है। आज वो डेड इकॉनमी नहीं है, विश्व की सबसे अच्छी इकॉनमी नहीं है और सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकॉनमी है। सारा विश्व आज भारत की तरफ केंद्रित होकर के देख रहा है। प्रभावित आदिवासियों के लिए सरकार की पुनर्वास और मुआवजे की योजना कितनी प्रभावी है? क्या यह केवल आर्थिक मुआवजा है या इसमें उसकी जल, जंगल और जमीन पर आधारित आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण को भी सुनिश्चित किया गया है? देखिए, जब ये परियोजना स्वीकृत हुई है तो उसमें R&R की डिसाइड है 2013 के, वो लागू होगा नियम वहाँ पे। दूसरा ये है कि अभी परियोजना आ रही है तो भविष्य की बात है। अभी हम कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या डेवलप किया है? ये भविष्य की नीतियों में, उनके योजना में तय है, वो आगे किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सरकार है, वो सरकार आदिवासियों को लेकर के बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। ये तो पूरा वर्ष ही आदिवासी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर आदिवासियों के लिए काम किया जा रहा है। हमारे जिले की आदिवासी ही मंत्री हैं, राज्य मंत्री बनी है और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ही पूरा किया जा रहा है। ये बताइए
ये जो महीने भर का राशन दिया जाता है तो इसमें हमारे आदिवासी भाई नहीं आ रहे हैं। आज का आदिवासी भाई पढ़ा लिखा हुआ है, आज का आदिवासी भाई देश के साथ और लोगों के साथ पैरेलल सोच रहा है। ये कांग्रेस के जमाने का 50 साल पुराना आदिवासी नहीं है। आज का आदिवासी हर समस्याओं को समझता है, हर मुद्दे को समझता है। इसीलिए तो जन सुनवाई में उन्होंने स्वीकृति दी है कि नहीं भाई हमको ये परियोजना चाहिए। आज अगर ये बताइए सिंगरौली क्या था? सिंगरौली एक जंगल था, लेकिन यहाँ पे NTPC आई, NCL आई, BML आई और आपका HAL आई, जितने भी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं तो उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए। उनके CSR से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट में 3-3, 4-4 स्कूल है, हर जगह पे DAV का स्कूल है, हर जगह पे सरस्वती शिशु मंदिर का स्कूल है, हर जगह पे आपका कहीं कहीं पे 3 केंद्रीय विद्यालय हैं और 1-2 प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय हैं, 2 DPS स्कूल है। तो अगर यहाँ पे कोई परियोजना बनेगी तो बगल में स्कूल खोला जाएगा, बगल में वहाँ स्पोर्ट्स के लिए खोला जाएगा और सारे चीज़ खोले जाएंगे और आदिवासियों भाइयों के लिए स्किल करने का पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस क्या ये नहीं चाहती है। कांग्रेस क्या चाहती है कि आदिवासी भाई जीवन भर जंगल में लकड़ी बीनते रहें। यही कांग्रेस की सोच है कि हमारी सरकार सोचती कि नहीं भाई हम उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, उनको उनके लिए लाडली बहना योजना में वो सब शामिल है। हमारे जितने आदिवासी भाई हैं उनको, जिनके पास नहीं है उनको राशन दिया जा रहा है महीने भर का। इसके अलावे उनको स्किल करके वहाँ रोजगार भी दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस की पुरानी दकियानुकी सोच है कि हमारे आदिवासी भाई फल फूल खाएंगे, हमारे आदिवासी भाई लकड़ी बीन के जिंदा रहेंगे। वर्तमान सरकार के है कि नहीं, मेन धारा में आएंगे, उनको बेसिक तो एक तो उनको महीने भर का खाने का राशन दिया जाएगा, लाडली लक्ष्मी बहना योजना से उनको दिया जाएगा और सरकार की 50 जो स्कीम है उससे उनको जोड़ा जाएगा, मेन स्कीम में लाया जाएगा और उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनके जीवन स्तर को उठाया जाएगा, उनके शिक्षा के स्तर को उठाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपके सवाल का पूरा अपने दर्शकों को जवाब दे दिया है कि हमारे प्राथमिकता में हमारे आदिवासी भाई हैं और उनको ये सरकार पूरा सम्मान दे रही है। अक्सर यह देखा गया है कि बड़े प्रोजेक्ट में आदिवासियों का विस्थापन हो जाता है, लेकिन उन्हें सही समय पर और सही जगह पर लाभ नहीं मिल पाता। क्या आपको लगता है कि धरौली में विस्थापित होने वालों को उनके अधिकार मिलेंगे और सरकार पर उनका विश्वास बना रहेगा? ये तो मोटा मोटी मैंने आपको एक जवाब सारा चीज़ का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब जैसा आपका क्वेश्चन है, सवाल है कि भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आया, विस्थापन, कहाँ थी कांग्रेस पार्टी किसी इतने बड़े प्रोजेक्टों में जहां वो अपना लगा रही थी? कहाँ कोई उसने कोई वो किया? अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सिंगरौली जिले को जिला नहीं बनने दे रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे अपने विधायक बने हैं, हमारे अपने सांसद बने हैं, तब सब लोगों ने मिलकर के अभियान चलाया है, तब ये हमारा सिंगरौली जिला बना है। नहीं तो हमारे यही आदिवासी भाई ठंडे में ठिठुरते हुए सीधी जाते थे। कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है कि हाँ हम आदिवासियों के शुभ चिंतक हैं, हमें आदिवासियों भाइयों का बड़ी चिंता है? उनको कोई चिंता नहीं है। उनको वो तो आकर के यहाँ व्यवधान उत्पन्न करना चाहते। आप सोचिए कि यहाँ का आदिवासी भाई, चितरंगी से आदिवासी भाई सीधी जाता था और वहाँ जाकर के ठंड में अपना कोई प्रकरण रहता था आकर। आज क्या है, आज हमारा सिंगरौली जिला बना हुआ है, उनको ये पास में है, यहाँ आते हैं, अपने अपने सारे काम करके चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन ठीक है कि जो कांग्रेस सोच रही थी वो सिचुएशन ठीक है। किसी भी तरीके से आप देखिएगा तो आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मजाक उड़ाया है। वो उनके बस्ती में जाएंगे तो एक टोपा लगा लेंगे, थोड़े नाच गा लेंगे, बस हो गया। आज तक उन्होंने आदिवासियों के लिए कोई स्कीम लाया नहीं, आज तक उन्होंने जिला नहीं बनने दिया, आज तक उन्होंने आदिवासी भाई को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं देने दिया। वो यही चाहते हैं, उनकी मंशा यही है कि आदिवासी भाई जंगलों में फल फूल खाएं, लकड़ी बीने और हमको वोट दें। तो ये उनका चलने वाला नहीं है। और आप देख रहे हैं कांग्रेस धीरे धीरे पूरे सारे भारत से गायब हो रही है। दो और राज्य बचा है, वहाँ से भी गायब हो जाएगी अगर इनकी ऐसा ही नीति रहेगी। ये अगर विदेशी उद्योगपतियों को गले लगाते रहेंगे और अपने उद्योगपतियों से घृणा करते रहेंगे तो यहाँ की जनता इनको उठा करके विदेशों में फेंक देगी और ये विदेश में चले जाएं, वहीं जाए और वहीं के उद्योगपतियों को गले लगे, उनके ही इशारे पे काम करें।
कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा प्रमुखता से नहीं उठ पाया है। आप विपक्षी दल की इस मामलों में समिति सक्रियता को कैसे देखते हैं? क्या केवल राजनीतिक लाभ के लिए विरोध कर रहे हैं? देखिए, अगर एक ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो इस परियोजना का विरोध करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी ने जितने नाम्स हैं उसको पालन किया है। 2021 में टेंडर हुआ, 2004 मई 2022 को लोक सुनवाई हुई, उसमें सारे मीडिया वाले रहे, उसमें सारे प्रतिनिधि रहे, उसमें जिला प्रशासन से भी रहे। मैं चाहिए तो आपको 1, 2, 4 नाम भी पढ़ देता हूँ। देखिए कौन कौन उपस्थित रहे। ये रहे उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक जी, भू अर्जन अधिकारी शैलेश शर्मा जी, एएसपी अनिल सोनकर जी, एसडीएम आकाश सिंह जी, एसडीओपी प्रियंका पांडे, सरई टीआई संतोष तिवारी, अडानी ग्रुप के 2-3 जो प्रतिनिधि रहे होंगे वो होंगे, और झलरी सरपंच सुनीता प्रजापति, मझौली पाट पूर्व सरपंच रामलाल बैस समेत बहुत सारे लोग रहे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जन सुनवाई हुई है इसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग है, कंपनी को बताना चाहिए। मैं कंपनी का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कंपनी में रहता तो मैं सारी रिकॉर्डिंग दिखाता। लेकिन कंपनी भी सोच रही कि भाई ये अनावश्यक फालतू काम कर रहे हैं, हमें तो अपना प्रोजेक्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो निष्क्रिय नहीं है, वो बड़े सुनियोजित ढंग से 12 लोगों को वहाँ से भेजा है कि जाओ और अपना एक तो जो भ्रमजाल है फैलाओ। यहाँ के जो पढ़े लिखे हमारे कांग्रेस के नेता वो जानते हैं कि हाँ भाई इसमें हुआ है। उस जन सुनवाई में कांग्रेस के भी कई नेता बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो चुप हैं। जो यहाँ का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, जब उसके प्रेजेंस में लोक सुनवाई हुई है तो क्या करेगा। लेकिन ऊपर से भेजा गया है, प्रदेश स्तर से लोग आकर के हंगामा कर रहे हैं। तो ये अमर्यादित चीज़ें हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं कोई कंपनी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, आज तक मैं किसी अडानी कंपनी की किसी एक व्यक्ति से नहीं मिला हूँ, मुझे जानने। लेकिन चूंकि हमारा आपका एक अभियान चल रहा है कि हम लोग ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे, इसलिए इस बात को मैं लेकर के बात कर रहा हूँ कि ये किसी का कोई यहाँ तुक ही नहीं बनता इसको विरोध करने का। एक तो माइक्रो लेवल का प्रोजेक्ट है, 5 मिलियन टन का है, 140 मिलियन टन निकाला जा रहा है, वहाँ कोई हल्ला नहीं हो रहा है, वहाँ बड़े आराम से चल रहा है। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया और वो उचित है, वहाँ सब काम हो रहा है। जहाँ जहाँ अनियमितताएं हो रही है हमारे कलेक्टर साहब वहाँ उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं। तो ये सोचिए कि ये कहना कि नहीं क्षेत्रीय स्तर पे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर के जो पढ़े लिखे लोग हैं क्यों विरोध करेंगे। वो तो चाहते हैं कि भाई हमारे समाज, हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो, इसलिए वो थोड़ा शांत है। 1-2 जो छुटभैये भाई हैं, जो जिनको गालीबाज के नाम से जाना जाता है, जिनको दल बदलू के नाम से जाना जाता है, जो दिन में नेतागिरी करते हैं, रात में बालू चोरी करते हैं, कोयला चोरी करते हैं, ऐसे लोग अपने ऊपर के संगठन में उनका स्थान बना रहे, इसलिए उनके साथ वो भी हो हल्ला में हुआ कर रहे हैं। बाकी जो पढ़ा लिखा तकवा है, चाहे मीडिया हो चाहे नेता हो, कोई नहीं आगे आ रहा है। आप देख रहे हैं कहीं खबरों में आई है ये बात, क्यों नहीं आई है? क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं भाई जब कंपनी ने बीज संगत सारे नाम पूरे किए हुए, बड़की 1-2 और नाम बढ़ के कर रही है, तो क्यों हल्ला करेंगे? हल्ला करने को कोई बातें नहीं है। ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए और कायदे से लोगों को बिजली मिलेगी, हमारे किसानों को और बिजली मिले, और परियोजना है, और यहाँ का विकास हो। विकास कैसे होगा? जंगल में विकास नहीं होगा ना। विकास होने के लिए परियोजनाएं आएंगी। परियोजना जब आती है थोड़ा बहुत प्रदूषण बढ़ता है, थोड़ा बहुत हो हल्ला बढ़ता है, लेकिन उस क्षेत्र का विकास होता है, लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, लोगों के जीने का स्तर बढ़ता है। आज आप देखिए छोटे से छोटे लोग बड़े बड़े अच्छे गाड़ियों में चल रहे हैं, अच्छे यात्रा में जाते हैं, फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे हैं, कुछ हवाई जहाज में जा रहे हैं, जिसकी संपन्नता है। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, तो ये सामंजस्य होता है, विकास बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, थोड़ी बहुत शिकायतें भी आती हैं। सिंगरौली क्षेत्र को पहले ही पॉल्यूटेड एरिया घोषित किया जा चुका है। क्या सरकार इस क्षेत्र में नए कोयला परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी, या अब पर्यावरण की कीमत पर विकास की गति धीमी करना संभव नहीं है? देखिए, पर्यावरण विभाग एक अलग विभाग है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो देखता है कि इस परियोजना से आने से कितना पर्यावरण प्रदूषित होगा, उसमें क्या क्या नाम्स किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें फॉलो की गई है। सरकार का काम है, सरकार
इन्वेस्टर मीट बुलाती है, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, वो संभावना देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या उद्योग लगाया जा सकता है। वो सारी प्रक्रियाएं पारदर्शिता रूप से चल रही है। मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए। ये बात मैं अपने जनता को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल को थोड़ा जवाब देना होना चाहिए, थोड़ी पारदर्शिता के साथ आगे आना चाहिए और सभी कंपनियों से प्रदूषण के लिए जो जो काम कराए जाने चाहिए वो करवाना चाहिए, उसमें उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। हमारी जनता को मैं बोलता हूँ कि आप जागरूक रहिए और ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोर्ड को जागृत करिए और जहां जरूरत पड़े वहां उठ खड़े होइए, उनके खिलाफ आंदोलन भी करिए, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल करना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। ये परियोजना आएगी कि नहीं आएगी, जन सुनवाई होती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। जो यहाँ जिला में ऑफिस है वो लोग सब बैठे रहते हैं, उनको देखना चाहिए कि हाँ भाई सारी चीज़ें मानक स्तर पे चल रही हैं कि नहीं चल रही। अगर जो चीज़ मानक स्तर पे नहीं चल रही है तो उसको मानक स्तर पे ले आने का काम मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। लेकिन मैं भी यहाँ 20-25 साल से रह रहा हूँ, मैं ये खुले मन से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। उसको आगे आकर के अपने कार्य व्यवहार में, कार्य पद्धति में सुधार करना चाहिए। ये बात मैं कलेक्टर साहब को भी बोलूँगा कि सर आप कंट्रोल बोर्ड में भी जा करके वहाँ विजिट करिए, उनके काम को मॉनिटर करिए कि क्या जो उनको काम किया जाना चाहिए पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए क्या वो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी सुधार की पूरी ज़रूरत है। आप सिंगरौली के नागरिकों को, विशेष रूप से प्रभावित आदिवासी और नीति निर्माताओं को इसी पूरी परियोजना के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आदिवासी भाई, मैं सिर्फ आदिवासी भाई की बात यहाँ नहीं है, मैं अपने पूरे आदिवासी भाई, SC, ST, OBC, जनरल, हमारी सिंगरौली की जितना जनता जनार्दन है, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है, आपको अपना जीवन स्तर उठाना है, आपको जितनी भी परियोजनाएं आ रही हैं उसमें आपकी अपनी सहभागिता होनी चाहिए। आप ये बताइए, अगर परियोजना नहीं होती तो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, जितने सारे बाजार चल रहे हैं, जितने बिजनेस चल रहे हैं, जितने स्कूल चल रहे हैं, जितने और प्रकार के उद्योग चल रहे हैं, जितने होटल चल रहे हैं, जितने भी संबंधित विभाग चल रहे हैं, वो किस प्रकार से चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, पहले हमको लगता था सिंगरौली बाजार में कि NCR वालों का कितना योगदान होगा, नहीं पता चलता था, मिक्सअप रहते थे। लेकिन अभी NCR ने ड्रेस कोड लागू कर दिया। मैं शाम को निकला तो देखा आधा बाजार ड्रेस पहने हुए घूम रहा है। तब मेरे को समझ में आया कि भाई इस NCR का इस बाजार के इस्टेब्लिश करने में कितना बड़ा योगदान है। अगर आप देखिएगा, अगर सब हर कंपनियां ड्रेस कोड लागू कर दें तो आपको बाजार में दिख जाएगा कि हाँ उन कंपनियों के एम्प्लॉइयों का बाजार को इस्टेब्लिश करने में कितना बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी जनता जनार्दन से ये बोलना चाहता हूँ कि आप भैया खुद पढ़ो लिखो, अपने विवेक से सोचो, अपने जो आपने सोच दिया हुआ है, आपका विवेक है, उसके अनुसार काम करिए। ये जो पार्टी प्रोपेगेंडा करती है, ये पार्टी खुद ही खत्म हो गई है, 5% बची है। जो पार्टी 100% से खत्म होते होते 5% पे आ गई है, वो आपका भला क्या सोचेगी? आपका भला वही सोच सकती है जो 2% से आज 95% पे आ गई है। मैं वो बात भी नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनी जीविका, अपना बिजनेस, अपना जीवन स्तर, अपना स्वास्थ्य, अपना भविष्य अपने हाथों में रखिए और किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है और अनावश्यक सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति मानना है। आप संविधान में जो आपका अधिकार दिया गया आप उसको भी पढ़िए, आपका जो मूल कर्तव्य दिया है उसको पढ़िए, नीति निर्देशक तत्व दिए गए उनको भी पढ़िए। सारी बातों को पढ़ करके अपने संविधान का, अपने देश का, अपने राष्ट्रगीत का, अपने राष्ट्रगान का, अपने जो हमारे भारत कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसका सारी चीज़ों का सम्मान करिए और देश के विकास में जुड़िए, मेन धारा में आइए। आप हमारे साथ में रहे, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी जनता का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्री सुरेश गिरी जी, आपने धरौली कोयला परियोजना, उसके पर्यावरणीय प्रभाव, आदिवासी अधिकारों और विपक्ष की भूमिका पर सरकार का पक्ष और अपनी राय बहुत स्पष्टता से रखी। यह चर्चा दर्शाती है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है, खासकर सिंगरौली जैसे संवेदनशील देश में। हमें उम्मीद है कि सरकार, नीति निर्माता और स्थानीय प्रशासन तक आपकी ये बातें पहुंची होगी
और पुनर्वास, वर्गीकरण तथा आदिवासी हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। आपके कीमती समय और विचारों के लिए डिजिटल सिंगरौली की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में जो समकालीन विषय होंगे उस पर हम लोग अपनी बात सिलसिलेवार रखेंगे। मैं आप फिर से दोहराना चाहता हूं कि 1 मिनट का, आधे मिनट का वो वीडियो क्लिप चला करके किसी भी मुद्दे को समझा नहीं जा सकता है, और उससे उत्तेजनाएं जरूर होती हैं, आदमी भावुक जरूर हो जाता है, लेकिन किसी विषय को समझने के लिए इसी तरह के प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सिंगरौली का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ेगा और बिंदुवार सारी बातों को सिलसिलेवार डिस्कस करना पड़ेगा, तभी हमारी जनता को सही बात उन तक पहुंच पाएगी। आप लोगों का, सबका, टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ सुरेश गिरी जी, जिन्होंने धरौली परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। हम उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा हमारे सभी श्रोताओं के लिए जटिल मुद्दे पर बेहतर ढंग से समझने के लिए मददगार साबित होगी। सिंगरौली के विकास, पर्यावरण और सामाजिक सरोकार से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए डिजिटल सिंगरौली के साथ। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और नए मेहमान के साथ। और हाँ, नए मेहमान के साथ जुड़ने के लिए हमारी डिजिटल सिंगरौली को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।